हेलो दोस्तों, स्टडी कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत में सबसे पहले अरबों का आक्रमण कब हुआ। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का शुरुआत कब से हुआ, इसके बारे में भी कल की वीडियो में हम पढ़ लिए थे। तो आज देखेंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का दौर कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ तक चला। तो जिसमें हम आज भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे या फिर भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में जिस समय प्राचीन काल का इतिहास चल रहा था और वह अंत समय आ गया था। प्राचीन इतिहास का अंतिम समय चल रहा था। तब भारत में सर्वप्रथम 711 ईस्वी में प्रथम अरब आक्रमण हुआ या फिर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ। 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह नामक शासक ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया और वह पराजय हो गया, यानी वह हार गया। तो ठीक एक साल बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया और यह विजय हो गया, यानी भारत में सत्ता जमाने में वह कामयाब हो गया। और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। जिस समय सिंध पर आक्रमण किया उस समय सिंध का नरेश या सम्राट राजा दाहिर था। राजा दाहिर सिंध का नरेश था, वह भारत में अपना शासन कर रहा था। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया या मुस्लिम आक्रमण हुआ और राजा दाहिर को पराजय कर दिया। और ठीक देखते हैं इसी प्रकार जब राजा दाहिर की मृत्यु हो गई या फिर राजा दाहिर की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी ने सर्वप्रथम भारत की वह प्रथम महिला कहलाई जिसने सर्वप्रथम जौहर को अपना लिया। जौहर का अर्थ क्या होता है? तो जौहर का अर्थ यह होता है कि एक बड़े से हवन अग्निकुंड में अपने आप को जिंदा या फिर जीवित कूद कर जान दे देती है या फिर जलाकर जान दे देती है। ऐसा करने वाली भारत की प्रथम महिला यानी राजा दाहिर की पत्नी बनी। तो आइए देखते हैं भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी या अरब आक्रमणकारी में क्या क्या घटनाएं शुरू हुई और 712 ईस्वी में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम विजय हासिल किया भारत पर और सिंध के क्षेत्र में राज्य किया। तो देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं यह पार्ट 1 है और इससे पहले हम 9 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे डाल रखे हैं, तो आप जाइए और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सही क्रम क्या है इसके बारे में बताया हूँ। तो देखते हैं आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भारत पर अरबों का आक्रमण या भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कहाँ के थे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम कहाँ के थे, तो वह अरब देश के थे। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी किस देश के निवासी थे, तो यह अरब देश के निवासी थे। फिर दूसरा क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम के समय अरबों ने पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के समय ने अरबों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया। कहने का अर्थ सिंध भारत की एक सिंध प्रांत हुआ करता था, उसमें मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया और राजा दाहिर को पराजित कर दिया। यह राजा दाहिर जो है राजा दाहिर के बारे में कुछ जानते हैं और देखते हैं। राजा दाहिर जिस समय भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ तो उस समय सिंध नरेश या फिर सिंध का सम्राट राजा दाहिर हुआ करता था। राजा दाहिर की जब मृत्यु हो गई थी तब उस समय राजा दाहिर की पत्नी एवं बेटियों को विदेशी आक्रमणकारी आके न उसे अपने साथ ना ले जाए,
इसी से बचने के लिए राजा दाहिर की पत्नी ने सर्वप्रथम जोहर कर ली। जोहर का अर्थ होता है कि यह एक जोहर का अर्थ होता है कि बहुत बड़ा अग्निकुंड में या फिर अग्नि में जलकर अपने आप को नष्ट कर दी। तो राजा दाहिर की पत्नी ने सर्वप्रथम अग्नि में कूदकर अपने को समाप्त कर ली। इसी को जोहर करना कहते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम जोहर किसकी पत्नी ने की? तो राजा दाहिर की पत्नी ने भारत में सर्वप्रथम जोहर को प्राप्त की। फिर देखते हैं राजा दाहिर की 2 बेटियों को मोहम्मद बिन कासिम ने अपने देश अरब लेके चल गए। देखते हैं राजा दाहिर के बारे में देख लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं अरबों का मुख्य उद्देश्य क्या था। अरबों का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से भारत में अपनी सत्ता को फैलाना और इस्लाम धर्म की प्रचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अरबों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म को विस्तृत करना या फैलाना और धन दौलत भारत का लूटना, यह अरबों का नियम था। तो देखते हैं भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। अब देखते हैं जजिया कर क्या होता है। जजिया कर उस पर लागू किया जा रहा था जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित ना हो या मुस्लिम धर्म से संबंधित ना हो और किसी अन्य धर्म से बिलोंग करता या संबंध रखता, उन सभी पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर यह एक प्रकार का टैक्स था। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपको कुछ मुस्लिम ना होने के लिए आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप टैक्स से बचना चाहते हैं तो आप मुस्लिम धर्म को अपनाइए। इस प्रकार से भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला राजा दाहिर की मृत्यु के बाद मोहम्मद कासिम ने लगा दिया भारत में। फिर नेक्स्ट देखते हैं राजा अरबों के बारे में। अरबों द्वारा सिंध के क्षेत्र में किसका प्रचलन प्रारंभ किया था? तो अरबों ने भारत में सर्वप्रथम क्या चीज़ सिखा के गया और क्या क्या हमारे भारत में प्रचलन प्रारंभ किया? तो भारत में सर्वप्रथम अरबों ने ऊंट पालना एवं खजूर की खेती के बारे में हमें बता गया। और सर्वप्रथम बताता है अरबों ने भारत में क्या चीज़ का प्रचलन शुरू किया? तो ऊंट पालना एवं खजूरों की खेती करने के लिए अरबों ने हमें सिखाया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त किया? तो जैसा कि आप जान रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में इतने समय तक शासन किया, लेकिन वह जब अपने देश अरब लौट रहे थे तो उसी के क्षेत्र में एक मुल्तान जगह का नाम है, यह मुल्तान पे मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम बार विजय प्राप्त किया और यह फिर अपने देश लौट गए। नेक्स्ट देखते हैं अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो अरबों के पश्चात जब अरबों का आक्रमण हुआ भारत में और सारी प्रक्रिया को समाप्त कर अरब अपने देश जा रहे थे, तो उसी समय भारत में तुर्की हमला हुआ था। तुर्क देश के आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण कर सत्ता स्थापित किया। तो मुख्य रूप से तुर्की आक्रमणकारियों में मुख्य रूप से 2 शासक को हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे और देखेंगे कि तुर्की आक्रमण में कौन कौन से शासक भाग लिए और भारत पे अपने सत्ता को स्थापित करने में सफलता प्राप्त किया। तो देखते हैं सबसे पहले मोहम्मद गजनबी के बारे में पढ़ेंगे और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मोहम्मद गौरी तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, इसी टाइप से मोहम्मद गजनबी। तो देखते हैं मोहम्मद गजनबी की कुछ खास पॉइंट देखते हैं। मोहम्मद गजनबी की जन्म जो है 771 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गजनबी की जन्म 771 ईस्वी में तथा इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गया था। तो मोहम्मद गजनबी के बारे में देखते हैं और देखते हैं सर्वप्रथम गजनी साम्राज्य के बारे में। गजनी साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई और गजनी क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं मोहम्मद गजनी 971 ईस्वी में जन्म हुआ तथा 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो गई। तो देखते हैं गजनी साम्राज्य। तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पतगीन को माना जाता है। गजनी एक प्रांत है, यह एक राज्य, एक देश था। इसी का संस्थापक अल्पतगीन को माना गया है।
गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पतगीन को माना गया है। और अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद, या फिर अल्पतगीन का जो दामाद था वह एक गुलाम था। अल्पतगीन का गुलाम या फिर दामाद सुबुतगीन था। उसने भारत में तुर्की आक्रमणकारी किया। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम तुर्की आक्रमणकारियों में किस राजा ने भारत पर आक्रमण किया? तो सुबुतगीन गजनी ने भारत पर सर्वप्रथम तुर्की आक्रमण में भाग लिया और विजय हासिल किया। तो सुबुतगीन गजनी ने भारत में किस हिंदू शासक को पराजित किया? तो यह जयपाल हिंदू शासक था और वह जयपाल को पराजित किया। तो सुबुतगीन ने भारत में किस हिंदू शासक को पराजित किया? तो जयपाल को पराजित किया। तो नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। जैसा कि आप जानते हैं मोहम्मद गजनी का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत की जितनी भी संपत्तियां, धन दौलत है, उसे सारे को सारे लूट के अपने देश ले जाना चाहता था। और मोहम्मद गजनी ने लगातार भारत में 17 बार आक्रमण किया। तो मोहम्मद गजनी का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। और इसका सबसे चर्चित युद्ध में से एक सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में लूटा गया था। क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम शासक ने या फिर किस तुर्की शासक ने सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनी ने लूटा। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा, मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कितने ईस्वी में लूटा? तो 1025 ईस्वी में लूटा। जिस समय आप जानते हैं, जिस समय सोमनाथ मंदिर को लूटा जा रहा था और लूट के तुर्क शासकों ने यानी मोहम्मद गजनी ने जब अपने देश तुर्क जा रहे थे, तब उस पर भारत के निवासी जाटों ने उस पर हमला कर उसका कुछ धन दौलत लूट लिया। लगभग 20 लाख धन दौलत लूट लिया। और यह उसे रोकने के लिए जाटों ने आक्रमण किया और कुछ धन लूट लिया। फिर उसके पश्चात मोहम्मद गजनी अपने घर को चले गए, अरब तुर्की को चले गए। मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात में किस शासक का राज था? तो जिस समय मोहम्मद गजनी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तो उस समय गुजरात के शासक भीम प्रथम थे। कहने का अर्थ है, जिस समय 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया, तो गुजरात के राज्य में सर्वप्रथम आक्रमण किया 1025 ईस्वी में। और यह भगवान शिव की मंदिर यानी सोमनाथ मंदिर को लूटा। और उस समय गुजरात के शासक भीम प्रथम थे। भीम प्रथम के समय में ही मोहम्मद गजनी ने गुजरात पर आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को लूटा। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकारी में से कौन कौन से थे? तो मोहम्मद गजनवी के इतिहासकारी में मुख्य रूप से 3 इतिहासकारी का नाम आता है, जो कि काफ़ी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट में से एक है। तो पहला देखते हैं अल्पतगीन अलबरूनी ने सर्वप्रथम यह बताया था कि मोहम्मद गजनी का साम्राज्य भारत में किस प्रकार रहा, और इसके बारे में अलबरूनी ने बताया। अलबरूनी ने सर्वप्रथम किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की। किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो अलबरूनी ने की। तो नेक्स्ट देखते हैं इतिहासकारों में फिरदौसी वह इतिहासकार था जो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में था और शाहनामा नामक पुस्तक की स्थापना की। शाहनामा नामक पुस्तक की स्थापना किसने की? तो फिरदौसी ने की। तो नेक्स्ट देखते हैं उतवी यह भी मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में ही भारत आया था और उसने किताब अल यामिनी नामक पुस्तक की रचना की। किताब अल यामिनी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो उतवी ने। तो आइए देखते हैं हम शुरू से क्या है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, इसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं यह हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जितना भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आप इसे 2 बार 3 बार जरूर देखिए। अगर ऐसा है
तो हम फिर से आज रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, 2 बार 3 बार जरूर देखें। तो आइए कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह नामक आक्रमणकारी ने किया, जो कि पराजय हो गया। फिर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किया। सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण का मतलब यह है कि सक्सेस रूप से, यानी विजय हो गया मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। 711 ईस्वी में भी अरब आक्रमण हुआ था, लेकिन उस समय उबैदुल्लाह आक्रमणकारी थे अरब देश के, वह पराजय होकर अपने देश को लौट गए। लेकिन क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है कि भारत में विजय प्राप्त करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो आक्रमणकारी में मोहम्मद बिन कासिम थे, मोहम्मद बिन कासिम थे। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर लगाने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? या फिर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत के किस प्रांत में या फिर भारत के किस राज्य में विजय प्राप्त किया? तो यह सिंध में विजय प्राप्त किया, सिंध में विजय प्राप्त किया। क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकता है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध में किस राजा को पराजित कर अपने राज्य को भारत में स्थापित करने में सफलता प्राप्त किया? तो राजा दाहिर को पराजय कर अपने सत्ता को स्थापित करने में विजय प्राप्त किया। राजा दाहिर के बारे में देखते हैं। राजा दाहिर की पत्नी भारत की वह प्रथम महिला थी जो सर्वप्रथम अपने आप को जौहर के हवाले कर ली या फिर अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। राजा दाहिर की 2 बेटियां हुआ करती थी। 2 बेटियों को अरबी आक्रमणकारी यानी मोहम्मद बिन कासिम अपने देश अरब ले गए और उसे अपने गुलाम बना लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यानी अरबों का भी मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत की जितनी भी संपत्ति धन संपदा है उसे लूट इस्लाम धर्म की प्रचार करना, इसका भी मुख्य उद्देश्य में से एक था। तो देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो भारत में प्रथम जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। देखते हैं, अरबों द्वारा सिंध के क्षेत्र में किसका प्रचलन प्रारंभ हुआ या फिर अरबों ने हमें क्या क्या सिखा के गया? तो अरबों ने हमें खजूर की खेती करना प्लस ऊँट पालने की प्रक्रिया को सिखा कर गया। या फिर ऊँट पालने की प्रक्रिया किसने हमें सिखाया? तो अरबों ने। या फिर खजूर की खेती करने किसने सिखाया? किस शासक ने सिखाया? तो अरबी शासक ने मोहम्मद बिन कासिम के समय में। तो सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पे प्राप्त किया? तो जैसा कि आप जानते हैं, जब वह अपने देश अरब लौट रहे थे तो उसी समय उसी के क्षेत्र में मुल्तान पड़ते हैं, मुल्तान भी यह एक प्रांत का नाम है, उस पर मोहम्मद बिन कासिम विजय प्राप्त कर अंतिम विजय मुल्तान पर प्राप्त किया। कहने का सिंध के क्षेत्र में ही मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण कर वहाँ भी अपनी सत्ता को स्थापित करने में कामयाब रहा। तो नेक्स्ट देखते हैं, अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो जैसा कि आप पढ़े हैं कि भारत में तुर्कों का आगमन हुआ। तुर्कों में मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम मोहम्मद गजनबी के बारे में पढ़ रहे हैं और कल की वीडियो में मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि त्राइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध किसको पराजित किया, चंद्रगुप्त तृतीय कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, चंद्रगुप्त तृतीय कौन है, पृथ्वीराज चौहान कौन है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं, अरबों के पश्चात भारत पर विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? तो मोहम्मद गजनी थे। मोहम्मद गजनी कहाँ के थे? तो तुर्की के थे। तो आइए कुछ थोड़ा ऊपर देख लेते हैं। तो ऊपर देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो जो जौहर की मोहम्मद बिन कासिम ने जो राजा दाहिर को मृत्यु के हवाले कर दिया, तो उसकी पत्नी जौहर जो कर ली। तो जौहर के बारे में फिर से हम देखते हैं। तो जौहर का अर्थ उस समय जिस समय भारत में कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत में आकर आक्रमण कर दे और उस भारतीय शासक को मौत के हवाले कर दे या फिर उसे शहीद हो जाए। अगर भारतीय शासक राजा शहीद हो जाए तो उसकी पत्नियों को
उसकी पत्नियों को अरबी आक्रमणकारी या फिर वह विदेशी आक्रमणकारी साथ में ले ना जाए। साथ में कहने का अर्थ है कि उस राज्य में, जिस राज्य में विदेशी आक्रमणकारी ने अपनी सत्ता को स्थापित कर, राजा को पराजित कर अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया, उस राज्य में जितने भी महिलाएं हैं या फिर औरतें हैं या फिर लड़कियां हैं, उन सभी को अपने देश लेके चले जाते थे। इन्हीं से बचने के लिए, इसी से बचने के लिए राजा दाहिर की पत्नी ने सर्वप्रथम जोहर कर ली। लेकिन राजा दाहिर की 2 पुत्रियों को उसने, किसने, तो मोहम्मद बिन कासिम ने अरब देश लेके चले गए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं अरब देश लेके चले गए उसकी 2 पुत्रियों ने। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम अरब के खलीफा को उसके हवाले कर दिया। तो राजा दाहिर की 2 बेटियों को खलीफा यानी अरब की खलीफा को पेश कर दिया। तो बोला कि आपके लिए 2 हम भारत से 2 सुंदर राजकुमारी को लाए हैं। इसी टाइप बोल के राजा दाहिर की 2 बेटियों ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु के हवाले कर दिया। मृत्यु के हवाले किस लिए किया? तो राजा दाहिर की जो 2 पुत्रियां थी वह अरबों के खलीफा को यह बताया था कि सरदार, अगर आप जानना चाहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम हमारे साथ क्या किया, तो ये आप जान के हैरान रह जाएंगे। तो अरब के खलीफा ने राजा दाहिर की 2 बेटियों से पूछा, ऐसा क्या हुआ जो आप ऐसा बात बोल रहे हैं? तो राजा दाहिर की 2 बेटियों, ऐसा तो बात सही नहीं था, लेकिन वह अपने दिमाग यानी अपने बदला लेने के लिए उसने झूठ बोला और बोला कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वह हमें पहले ही भोग लगा चुका है, यानी मेरे सारे के सारे इज्जत पहले ही लूट चुका और जो बचा खुचा है वो आपके हवाले कर दिया। तो इसी बात को सुनकर अरब देश के खलीफा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और मोहम्मद बिन कासिम को मौत के हवाले कर दिया। तो इसी प्रकार मध्यकालीन इतिहास का शुरुआत होता है और इतना इंटरेस्टिंग है यह वीडियो कि आप पढ़िएगा तो ज़रूर जान पाइएगा। तो ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी के बारे में फिर से देख लेते हैं। तो मोहम्मद गजनी का संस्थापक अल्पतगीन था। अल्पतगीन का गुलाम या दामाद सुबुतगीन था। सुबुतगीन ने ही भारत में सर्वप्रथम तुर्की आक्रमणकारी करने में सक्सेस रहा या फिर सफलता प्राप्त किया या फिर भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया। सुबुतगीन गजनी ने भारत के किस हिंदू शासक को पराजय किया? जैसा कि आप जानते हैं, जयपाल को। जयपाल वह ऐसा शासक था जो बार बार तुर्कों से पराजय होकर अपने आप को फांसी के हवाले दिया, अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया। यानी यहाँ से क्वेश्चन पड़ता है किस शासक ने अपने आप तुर्कों से पराजय होकर अपने आप को मृत्यु हवाले कर लिया? तो जयपाल ने। तो नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। 17 बार में सबसे चर्चित 1025 ईस्वी के सोमनाथ मंदिर को लूटा और 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। और मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित युद्ध 1025 में था सोमनाथ। मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था और मोहम्मद गजनी के समय भारत आने वाले इतिहासकारों में अलबरूनी, किताब अल हिंद, फिरदौसी, शाहनामा एवं उत्तवी किताब अल यामनी की रचना की थी। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पार्ट 1 है और पार्ट 2 कल की वीडियो में आपको अपलोड के। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और आपको इसी तरह के वीडियो प्रत्येक दिन उपलब्ध कराया जाएगा। थैंक यू। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।